हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो है आपका जैक बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, साइंस का या जो भी आपका पेपर्स है, तो आज मैं मैथ्स का आपका सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सेट 1 हम लोग स्टडी करेंगे। आपका सैंपल पेपर के रूप में 5 सेट ने जैक बोर्ड ने अपने साइट पे अपलोड किया है। तो आज हम लोग सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, कॉपी पेन निकाल के बैठो और मेरे साथ साथ ये 40 क्वेश्चन एक सेट में दिया है, वो सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड लिखना बहुत आसान है बच्चों। मैं इसको दोनों लैंग्वेज में डील करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जैक बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम रहता है। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो सिंपल सा आप ये समझना कि 120 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। तो आप इसको देखो 2 से लगाओगे तो 60 टाइम्स में होगा, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर किसको बोलोगे, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, स्मॉल प्राइम नंबर इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 के बाद 3, फिर 5 7 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, क्योंकि 9 3 के टेबल में आ जाता है। तो 11 के बाद 13 आ सकता है, 13 के बाद फिर 17 19 23 एक्सेट्रा। ठीक है, फिर देखो ये 2 से लगा दो, फिर 30 टाइम्स में, 2 से लगाओ 15 टाइम्स में, 3 से लगाओ 5 टाइम्स में। तो ये देखो 2 into 2 into 2 into 3 into 5। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, आप उसमें ढूंढो ये कौन सा ऑप्शन है। तो मुझे दिख रहा है आंसर्स में ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है 2 into 2 into 2 3 into 5। तो ऑप्शन ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 306 एंड 657 का महत्तम समापवर्तक। बच्चों महत्तम समापवर्तक हम लोग एचसीएफ बोलते हैं और लघुत्तम समापवर्तक को एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ याद रखना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है ना। तो बच्चों दो संख्या का प्रोडक्ट और एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। क्या मैंने बताया, एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 306 और 657 दो नंबर है। तो एक नंबर हो गया 306 और दूसरा नंबर हो गया 657। ओके, और कह रहा है महत्तम समापवर्तक दैट इज एचसीएफ जो दिया है वो 9 दिया है, तो हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो हम आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम बराबर आप क्या करोगे, 306 into 657 upon 9। अब आप इसको काट सकते हो, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 0 जा 2 जा, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 हो जाएगा ना, ये कैंसिल। तो ये आपको 34 को आप मल्टीप्लाई कर दो 657 से। तो 657 को आप 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24 25 26 7 21, 2 5 15 16 17, 6 3 18 19। तो 8 3 13 और 9 2 11 12 1 1 2। तो 2 2 3 3 8 आ रहा है आंसर, 2 2 3 3 8। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट दिया है, 2 2 3 3 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा 22,338। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो एकदम सब क्वेश्चन को अपने से भी बनाते जाओ। इसी तरह का सारा सेट जो है बनाया गया है, 5 सेट आपको बोर्ड ने दिया है प्रैक्टिस के रूप में। इस तरह के सवाल पे आप प्रैक्टिस करो, फिर एक भी सवाल नहीं छूटेगा बोर्ड में। और इस बोर्ड को सीरियस लेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे जो है मार्किंग भी होने वाला है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो टर्म होगा, उसी का एवरेज आपका रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, इसको हल्के में हम लोग नहीं लेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है। 15 एंड 25 का हमें बोल रहा है कि एचसीएफ, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है, महत्तम समापवर्तक इसको आप कहते हो। तो देखो 15 को आप 3 into 5 लिख सकते हो और 25 को 5 into 5 लिख सकते हो। तो एचसीएफ जो होगा बच्चों जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिखते हैं। तो एचसीएफ हो गया कितना, 5। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा। ठीक है ना, ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड को कर्म को छोड़ते हुए डैश होता है। बच्चों यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि एक नेचुरल नंबर है, उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है निकालो, और उसके गुणनखंड के कर्म को छोड़ते हुए कंडीशंस हमसे पूछ रहा है, मतलब उसका जो फैक्टराइजेशन है उसके कंडीशन को छोड़ते हुए ऑप्शन है अनेक, दो, अद्वितीय और 5। बच्चों इसमें जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा यूनिक मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक। यूनिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के कर्म को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है ना? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 4 का बी होगा। 4 का कितना होगा? बी। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 दिया है। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखो 5 नंबर है ना क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद निकालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होगा। ठीक है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा। ठीक, तो यहाँ पे हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे और बाद में 0 को हटा देंगे क्योंकि हमसे सिर्फ पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो क्या करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या कर दो √2 इंटू x अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0। एलसीएम देखो 3 होगा, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, तो 3x² माइनस √2x प्लस 1 बराबर कितना? 0। इसलिए 3x² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको आप द्विघात बहुपद बोल रहे हो। ठीक है ना? ये क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x प्लस 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? 3x² माइनस √2x। अच्छा यहाँ पे √2 लगता है 3 छूट गया है ना, ये 3 इधर आ गया 3x²। हाँ यहाँ पे देखो 3 भी आएगा ना, 3√2 क्योंकि 1 3 3 है, 3√2। तो यहाँ पर आंसर होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है देख लो? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट। देखो यहाँ पे एलसीएम लिए तो 1 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो 1 3 जा तो 3x², 1 3 जा तो 3 इंटू √2x, 3 1 जा तो 1 इंटू 1। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 6 में देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके शून्यक बोले तो जीरोस अल्फा और बीटा है। तो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान आपने पढ़ा है माइनस बी बाय। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए ही होगा। ठीक है ना? और अल्फा इंटू बीटा इसी इक्वेशन का आपको क्या मिलता है? c बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। इसके बाद देखो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ में दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है px फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 था ना, 6 का ए हो जाएगा ना करेक्ट, ए वाला ऑप्शन। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को खोल के बैठिएगा, साइड से नहीं हो तो आप डाउनलोड कर लो क्वेश्चन को और फिर बनाओ, बेटर रहेगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। आपके पास बोल रहा है कि px का कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से है। जैसे देखो ये x है, ये x' है, ये y है, ये y' है। एक लाइन यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। बोल रहा है कि px के लिए नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस। मुझे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, शून्य होगा, क्योंकि कोई नो नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है। जब भी देखो y बराबर fx कोई ग्राफ दिया रहे, तो जब तक x एक्सिस को नहीं काटेगा तब तक हम जीरोस का नंबर्स कहां से क्या कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसमें देखो x एक्सिस को काट रहा है, तो 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा। हाँ, यही अगर क्वेश्चन रहता x बराबर fy रहता,
ठीक है ना। तो एफ वाई रहता तो देखो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पे काट रहा है, एक जीरो तो होता। यहाँ भी पी एक्स की जगह पी वाई रहता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, 1 हो जाते, क्योंकि एक पॉइंट पे कट रहा था। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जीरो। कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरो नहीं है कुछ, इसका मतलब क्या है, जीरो है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे आपको, जीरो मिलेंगे। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 8 नंबर। कह रहा है समीकरण का युग्म, कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का पेयर दिया हुआ है। चलो इसको मैं पहले इरेज कर दूं। देखो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का दो पेयर दिया है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है ना, b2y c2, हाँ ठीक है। तो हमसे कंडीशन बोल रहा है कि कंडीशन बताइए कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 का क्या कंडीशंस होगा। ठीक है, कंडीशन दिया है कि अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। तो बच्चों मैं इसका सारा कंडीशन आपको बता देता हूँ। इस तरह अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का कंडीशन दिया हो तो पहला कंडीशन देखो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर मिल जाए तो समझना यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, दैट इज अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन याद रखना a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन आता है तो पैरेललाइज कर। ठीक है, तो इसमें तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो ये पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी। और एक कंडीशन और जान लो यहाँ पे बच्चों कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये कंडीशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग। कह रहा है समीकरण के युग्म 2x 3y, ठीक है ना, क्या दिया है, ये तो हो गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहानी है कि समीकरण के युग्म 2x 3y बराबर 0 दिया है। ठीक है ना, 2x 3y इज इक्वल टू 0। देखो 2x 3y बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल प्लस 20 बराबर 0। हमसे बोल रहा है बताइए कि ये दोनों लाइन जो समबाकी होगा कि समानांतर होगा कि प्रतिच्छेद करेगा कि एक दूसरे पे लंबवत है। लंबवत बोले तो परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग a1 by a2 निकालेंगे। तो a1 by a2 कितना होगा, देखो 2 by 3। b1 by b2 निकालो तो देखो -3 by कितना 4। तो यहीं पे कंडीशन मिल रहा है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए, b1 by b2। ठीक है ना, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो लाइंस होंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, ये लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है ना। देखो c1 by c2 में देखो यहाँ पे कितना 0 by 20 तो 0। तो यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहता है ना, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 9, क्वेश्चन 9 है ये। इसके बाद देखो बच्चों 10 में क्या दिया है सवाल। 10 में कह रहा है c के किस मान के लिए जो अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है cx y बराबर, पहला इक्वेशन दिया है 2 और 6x 2y बराबर दिया है 4। 6x 2y बराबर 4। अब हमको बोल रहा है c के किस मान के लिए ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो देखो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप कहानी क्या लगाओगे, बताओ। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये कंडीशंस होता है। ठीक है ना।
तो देखो a1 हो गया c बाय 6, b1 हो गया -1, b2 हो गया -2, ये 2 को इधर ले आओ तो -2, 4 को इधर ले आओ तो -4। तो आप ये दोनों से या ये दोनों से आप कंडीशन निकालो, बराबर आएगा। देखो यहाँ तो माइनस से माइनस, ये भी माइनस गया, तो c बाय 6 बराबर 1/2, यह भी तो 1/2 ही बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 into c बराबर 6, तो c बराबर हो जाएगा 6/2, मिल गया आंसर कितना 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए में दिया है c बराबर 3, समझ में आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको इरेज कर दो ना। आसान सवाल है, आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए, और आई थिंक हाफ एन आवर में आप कोशिश कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहा तो। नहीं देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 11 नंबर देखो बच्चों, 11 नंबर कह रहा है कि रैखिक युग्म 2x - y बराबर 5, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेना, 3x + 2y बराबर 4 का हमसे ना हल पूछ रहा है, बोले तो सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो सिंपल आप क्या करो ना, यहाँ पर आपको कोई मेथड्स तो बोला नहीं बनाने के लिए, आप कोई भी मेथड्स लगा दो। तो हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड लगा रहे हैं, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम y को एलिमिनेट करेंगे तो x निकल जाएगा। तो देखो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4x, और यहाँ पर माइनस है 2y बराबर 5 × 10, ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 4। देखो इससे ये गया तो 7x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 यहाँ पे बैठा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में बैठा दो, ठीक है ना। तो 2 × 2 - y बराबर कितना 5, तो 4 - 5 बराबर y, तो y बराबर -1। तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो x बराबर 2, y बराबर -1 मिल रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x बराबर 2, y बराबर -1, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। 11 का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो कह रहा है वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। देखो बच्चों जो कोई भी हल नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो एक हुआ संगत, एक हुआ असंगत। तो संगत में क्या होता है ना कि कंसिस्टेंट वाला कंडीशन मिलता है। तो कंसिस्टेंट वाला कंडीशन कहां-कहां में मिलेगा याद रखना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला, जब आप यूनिक सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। और दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा इसमें कंसिस्टेंट, ये दोनों में क्या मिलने वाला है, कंसिस्टेंट मिलने वाला है। इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है और इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट को ही बच्चों यहाँ पर लिखा है असंगत। क्या लिखा है, असंगत। तो वह रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता, कहने का मतलब नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमसे पूछ रहा है, तो असंगत होगा। असंगत को आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, 12 का बी। 13 देखो समीकरण x + y, 13 में देखो समीकरण x + y बराबर 9 दिया है और x - y बराबर 1 दिया है, ठीक है ना। x - y बराबर 1, तो आपसे x और y का सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट मान लेना सेकंड मान लेना, एडिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा देखो, x + y बराबर 9, x - y बराबर 1, इससे कैंसिल, 2x बराबर 10 इंप्लाइज x बराबर 5। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या निकाल लो, y निकाल लो। तो 5 + y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 4। इसलिए x, y बराबर देखो 5, 4, यही आंसर होगा। तो 5, 4 देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, सी। समझ में आ रहा है। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग का कौन सा था, 13 नंबर का। कितना था, 13। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 में कह रहा है
चार इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि कौन से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछ रहा है। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। और यहाँ पे a ≠ = 0 होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि x की डिग्री फिर 2 रहेगी और x की डिग्री 2 होना जरूरी है, ठीक है। तो कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगे, कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, यही चीज यहाँ पे हमें जज करने बोल रहा है। तो बच्चों यदि x रूट में आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बच्चों यदि x फ्रैक्शन में आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यदि x के पावर -1 -2 -3 वगैरह कुछ भी आ जाए नेगेटिव पावर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा। तो देखो इसमें हम लोग कौन सा देखते हैं, जैसे 14 मैं सबको जज करके बताता हूँ। ऑप्शन ए x × x - 3 = दिया है x² - 7, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन द्विघात, अच्छा क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था कि कौन नहीं है। तो देखो ये x² - 3x = x² - 7, देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो गया तो -3x + 7 = 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें x पे पावर 2 है, नहीं डिग्री है ही नहीं यहाँ पे 2। फिर देखो b में देखो क्या ऑप्शन दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² - 5x, देखो ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो x² + 2x + 1 बराबर x² - 5x। तो इससे ये गया, इसको इधर ले आओगे तो 7x + 1 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखो क्या दे रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 तो देखो ये x², ये हो गया 2x + 1 बराबर 2x माइनस कितना 6, यहाँ आपके 2x गया तो x² + 1 + 6 बराबर 0, तो x² + 7 बराबर 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखो 2 आया, ठीक है ना, आया है ना। मैंने आपको बताया कि ax² + bx + c बराबर 0, देखो ये 0 हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। चलो डी ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, x² + 3x + 1, ठीक है, = दिया है x - 2, सिर्फ दिया है x - 2। अब ये देखो x² + 3x + 1 -x + 2 बराबर 0, तो x² + 2x + 3 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब एक क्वेश्चन में यहाँ पर फॉल्ट दिया है, जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया होगा यहाँ पर ऑप्शंस गलत लिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो दो हमारे पास इक्वेशन ऐसे हैं जो कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आप ऑप्शन सी और डी करेक्ट लगाओगे, ठीक है ना। बोर्ड का कुछ सेटिंग कभी-कभी ऐसा रहता है, कोई क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल आंसर करेक्ट रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ और उसके अकॉर्डिंग सही आंसर दो, ठीक है ना, आपको मार्क्स बढ़िया मिलेगा। ओके, यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी और डी दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद देखो 15 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यदि विविक्तर हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्क्राइमिनेंट को, और डिस्क्राइमिनेंट का कंडीशन पूछ रहा है कि यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, मूल क्या होंगे, ठीक है ना, मूल के नेचर पूछ रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं b ग्रेटर देन 0 तो नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं रियल एंड क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होंगे, क्या अनइक्वल, कहने का मतलब रियल तो होंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यदि b = 0 होंगे तो रियल एंड इक्वल होंगे, रियल नेचर में होंगे और दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। और d < 0 अगर मिलेगा बच्चों तो इमेजिनरी नेचर होगा, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, नो रियल रूट्स, क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि d ग्रेटर देन 0 तो नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, यही करेक्ट ऑप्शन होगा ए, वास्तविक होंगे और करेक्ट होंगे, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 16 में बोल रहा है कि x², 16 देखो x² + x - 1 बराबर 0,
बोल रहा है इसमें भी बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। बच्चों नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप d निकाल लो, तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b देखो x का कोएफिशिएंट तो 1 का स्क्वायर, 4 into a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c हो गया -1, ये 1 ये माइनस माइनस प्लस 4, देखो ये 5 ग्रेटर देन 0 है, फिर से वही कंडीशन आएगा, रियल हो गया और अनइक्वल हो गया, तो वास्तविक और असमान हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट। 16 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो नोट करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इरेज कर दो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, क्या बोल रहा है समझिएगा। 17 में बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर देखो 0 दिया है, ठीक है ना, कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे कब? तो कब होंगे? तो when d ग्रेटर देन 0 होगा। भिन्न का मतलब डिफरेंट, वास्तविक का मतलब रियल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दिया है और हमें पता है कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है। 18 में बोल रहा है बच्चों कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पूछ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 into 1 into c हो गया देखो 3, तो ये 1 और ये 4 3 जा 12 बराबर माइनस 11, ठीक है ना, कितना होगा? माइनस 11, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। तो 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। 19 में देखो कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0, हमसे पूछा जा रहा है कि मूल समान है तो k का मान निकालो। कहने का मतलब रूट्स इक्वल है, ठीक है ना, तो रूट्स इक्वल है तो d बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, इससे हम k का मान निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर देखो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 into a की जगह x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c की जगह पे k बराबर 0, तो 4 4 जा 16, ये हो गया माइनस 4k बराबर 0, तो 16 बराबर 4k, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया ना? तो ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना, 19 का ए हो जाएगा। फिर देखो 20 नंबर, 20 में बोल रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप इसको सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि माइनस 2 माइनस 3 अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 5 आएगा और माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब मैंने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया। तो देखो x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 दोनों में बाहर करो तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का एक मान 2 आएगा और एक x का मान 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये ऑप्शन होगा x बराबर 2 और y बराबर 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों। ऑप्शन बी जो है 2,3 दिया हुआ है। क्लियर है ना? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलो ये सब सवाल बनाने में समय नहीं लगता है, तो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए पूरा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित में कौन एपी है? बच्चों एपी का कहानी आपको पता है कि T2 माइनस T1 यदि T3 माइनस T2 के बराबर हो, T4 माइनस T3 के बराबर है एंड सो ऑन। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हो और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से अगर डिफरेंस निकाल रहे हो सभी आपस में इक्वल आ रहा है तो मानते हैं कि वो सीक्वेंस क्या में है? एपी में। तो देखो इसमें सवाल क्या कह रहा है, इसमें कौन एपी में है? तो जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, 16, ऑप्शन ए 2 4 8 16, क्या ये एपी में है? तो देखो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 8 में 4 गया 4, इसका मतलब ये एपी नहीं है।
ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया ना। इसके बाद देखो 1, 3, 5, 7 ऑप्शन दिया है बी में, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, ये एपी में है। चलो अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखो वेट दिया है 5 दिया है, 25 दिया है, 125 दिया है, 625 दिया है, सो ऑन। देखो 25 में 5 गया 20, 125 में 25 गया तो 100, तो यहीं पे तो मिसमैच हो गया, तो ये हो गया एपी में नहीं है। इसके बाद दे रहा है कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा बच्चों, बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2, 7, 12 का आप 10वां पद निकालो, ठीक है ना। कौन सा पद, 10वां। कहने का मतलब हमसे t10 पूछ रहा है, तो tn का फॉर्मूला होता है बच्चों a + n - 1 into d, आपने एपी में पढ़ रखा होगा। तो t10 बराबर a + 10 - 1 into d। a हो गया देखो 2 होगा, 10 - 1 9, और d देखो 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो ये तो एपी में सीक्वेंस है ही, तो d हो जाएगा 5। तो 2 + 9 5 45, तो आंसर हो जाएगा 47। समझ में आ रहा है? तो कितना आंसर होगा 47। कौन सा ऑप्शन है, सी है। कौन सा ऑप्शन है, सी। इसके बाद देखिए 23 नंबर कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है, ठीक। तो देखो सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा 2 अंकों वाली कितनी से विभाज्य है, 3 से। तो देखो 12 ले लेंगे, फिर 15 ले लेंगे, 18 ले लेंगे, कहां तक ले लेंगे, 99 तक ले लेंगे। देखो 99 3 से डिवाइड है ना, फिर 99 के बाद 100 में 3 डिजिट आ जाता है, तो इसमें कितने नंबर्स होंगे हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो लास्ट में 99 दिया है, तो tn बराबर 99, तो फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 into d बराबर 99। यही n हमसे पूछ रहा है। a का मान 12, n - 1, d का मान देखो 3 बराबर कितना 99। ये n - 1 into 3 बराबर देखो 99 में कितना घटा दो, 12 घटा दो, ठीक है। तो कितना बचेगा देखो, n - 1 into 3 बराबर 99 में 12 हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, तो n - 1 बराबर 87/3। तो 3 2 जा 8, 3 9 जा 27, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा 30। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 30। देख लो कौन सा ऑप्शन है दिया है, कोई ऑप्शन 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इरेज कर दो ना, ओके। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालो। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। ये तो बड़ा आपने मेहनत वाला काम दे दिया ना, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस एबी में तो बनेगा नहीं। तो अच्छा विषम बोल रहा है ना, हमें से अभाज्य समझ रहा है। हाँ विषम में तो ये भी बनेगा ही, सम और विषम, ठीक है। कभी कभी हम लोग को भी हिंदी में प्रॉब्लम्स होता है, डोंट वरी, I'm just trying to I'm just what I'm saying, I'm just trying to my best to explain Hindi as well as English, okay। तो जैसे यहाँ पे विषम को हम लोग बोलते हैं ऑड और सम को बोलते हैं इवन, ओके ना। और अभाज्य होता है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर इज नोन एज अभाज्य नंबर ना, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो हम लोग का तो यहाँ पे जो भी हम लोग क्लास लेते हैं जस्ट इंग्लिश में क्लासेस होती है, बट जैक बोर्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका मीडियम हिंदी है, कुछ का इंग्लिश है। तो ये क्लास आज मैं ऐसा आप लोग को दे रहा हूँ कि आप लोग का लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, आप सब ही सवालों को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करो, ओके। जस्ट मेरी कोशिश एक है ताकि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। साइंस में भी इसी तरह मैं करूंगा और मैथ्स में भी। जितने भी सेट्स हैं मेरे चैनल पे सारा जो है विद इन 10-15 डेज के अंदर सारा सेट का मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो बेटर हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। हर एक प्रश्न जो है यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा अपने भर
ठीक है ना, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। ओके, जैसे देखो 24 में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है। बच्चों एपी में एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कहानी क्या लगेगा, 0 से 50 विषम संख्या का योग का मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कहाँ तक ले लोगे 49 तक। तो देखो लास्ट टर्म जो है ना 49 है, तो इससे आप m निकाल लो, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 हो जाता है। तो a की जगह पे 1, n की जगह पे पता नहीं, d की जगह पे 2 बराबर 49, तो n-1 इंटू टी 2 बराबर 48। देखो 49 में 1 चला जाएगा, तो n-1 बराबर 2, 2 जब 2 4 जब n का मान कितना 25, इसलिए हम s25 निकाल सकते हैं। तो 25/2 2a 2 into 1 25 minus 1 into d का मान देखो कितना हो जाएगा 2। तो ये देखो 25/2 ये 2 25 में से बन जाएगा तो 24 2 जब 48 हो जाएगा। तो ये देखो 25/2 into 50, इसको काट दो तो 25 into 25 625 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, सी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 25 में ना 25 सॉरी, सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों, सभी सर्कल्स के विषय में, और सर्किल्स आर सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, समरूप को सिमिलर बोलते हैं, ठीक है ना। और एक दिया है समपाती होते हैं और इनमें कोई नहीं होते हैं, ठीक है। अब लैटिन का कहानी पूछ रहा होगा यहाँ पे, सभी वृत्त जो होते हैं ना बच्चों, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो समरूप होते हैं, कहने का मतलब सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर देखो जैसे ये छोटा सर्किल लो, बड़ा सर्किल लो और छोटा लो, सबकी रेडियस जो है होगी, सबका एक आर्क बनेगा। तो ये सब भी जितने भी सर्किल हैं सब याद रखना क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। 26 में देखो क्या कह रहा है, आकृति डी, आकृति बोले तो ये एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे थेरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जहाँ पे डीई बीसी के पैरेलल है, ठीक है ना। ये देखो ये लाइन एक डीई दिया है जो बीसी के क्या है पैरेलल, अच्छा डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ठीक है ना। ये डी बीसी के पैरेलल है, हमसे बोल रहा है डीबी 2 सेंटीमीटर है, डीबी देखो ये है 2 सेंटीमीटर और क्या क्या दिया है, एई दिया है 1.5, एई दिया है 1.5 सेंटीमीटर, इसके बाद ईसी 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चे आपसे पूछ रहे हैं एडी का मान क्या होगा, तो आप सिंपल लगा सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी में ना। चलो इधर मैं इरेज कर देता हूं पहले, देखो इसमें आप क्या करोगे 26 में कि लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, मैं तो समझा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में थोड़ा समय आपके पास डायरेक्ट लिखना है। इन ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी, इसलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एडी अपॉन डीबी कितना के बराबर हो जाएगा, एई अपॉन ईसी के बराबर। तो एडी हमसे पूछ रहा है, डीबी 2 दिया है, ये 1.5 है अपॉन 3, तो एडी देखो क्या होगा 2 into 1.5 अपॉन 3, दशमलव उड़ा दो तो 15 2 या 2 से 2 किया तो कितना बचा 1, एडी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 27 में क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों दो ट्रायंगल हैं, ठीक है ना, दो ट्रायंगल हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर है, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो बोल रहा है किस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बच्चों जब दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो वो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्या होगा सी। एसएसएस सिमिलरिटी कब आएगा, जब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। एसएएस सिमिलरिटी कब होगा, जब दो ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो और उनके बीच वाला एंगल आपस में बराबर हो, तो एसएएस सिमिलर होता है। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है 28 में ट्रायंगल एबीसी दिया और पीक्यूआर दिया, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है।
ठीक ना, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में पिक्चर में बना लेता हूं। एक दिया है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए दिया है 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये दे दिया है 40 डिग्री, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल देखो, ये दिया है बच्चों पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी में दिया है 60 डिग्री, क्यू में दिया है 80 डिग्री और आर में दिया है 40 डिग्री। देखो बच्चों दोनों ट्रायंगल में ना पूछ रहा है कि किस प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। तो पहले तो ए से सिमिलर होगा, ए से सिमिलर होगा, लेकिन सीक्वेंस देखो, अगर हम इधर से चले तो हमको इधर से ऐसे चलना होगा, तो बी सी ए, तो इधर से क्या चलना होगा क्यू आर पी, इधर से चलो तो ए बी सी, इधर से क्या चलना होगा पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। देख लेते हैं सीक्वेंस क्या ये दिया है। तो ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। देखो ना एंगल ए 60, पी 60, क्यू 80, बी 80, क्यू 80, सी 40, आर 40, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं थ्योरम आपने पढ़ रखा होगा कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो 29 में देखो क्या है, दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया 4/9, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आपको कर देना है 4/9 का स्क्वायर, तो 16/81, तो 16 कितना हो जाएगा 81। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना होगा डी। मैं बता दूं दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होता है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑलरेडी दे दिया है 4:9, तो 4:9 बोले तो 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/91, तो 9 का स्क्वायर 81। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं, ठीक है। इसकी सभी साइड जो है 2a दिया हुआ है। क्या दिया है 2a। ओके, हमसे पूछ रहा है इसके शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। तो बच्चों हमको ये पूछ रहा है, am पूछ रहा है। बच्चों ये 2a होगा ना, इतना तो a हो जाएगा, ये भी क्या होगा a, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो शीर्ष लंब am जो हम लोग निकालेंगे, आप अंडर रूट देखो ab स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर निकाल सकते हो। ये ट्रायंगल A इन ट्रायंगल AMB, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कहानी लगा देंगे, तो AB हो गया 2a का स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर। तो देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू √3 into a। समझ में आ रहा है ना। तो यही ऑप्शन होगा √3 into a, तो ऑप्शन A करेक्ट होगा। ऑप्शन A करेक्ट है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो 30 हो गया। 31 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB दिया है 6√3। चलो ट्रायंगल बनाते हैं, देखते हैं ट्रायंगल को फिर इरेज भी करेंगे अगर गलत बनेगा तो। AB दिया है 6√3, दूसरा AC दिया है 12, AC क्या दिया है 12, और BC दिया है 6, BC दिया है 6। हमसे एंगल बी पूछ रहा है कि क्या होगा, एंगल बी क्या होगा। नहीं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कंडीशन आप लगा सकते हो। हमें लगता है राइट एंगल ट्रायंगल वाला कहानी लगेगा ना, ए बी सी कर दे, ये 12, ये 6, ये 6√3, ठीक है। देखो तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या 12 का स्क्वायर के बराबर है। तो 6 का स्क्वायर 36 गुना 3, ये 36 और ये 144, ये 108, ये 36 बराबर 144। तो देखो ये 144 बराबर 144 आ रहा है ना। इसका मतलब ये साइड का स्क्वायर ये साइड के स्क्वायर का सम इसके बराबर है। इसका मतलब ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। तो एंगल बी जो हो जाएगा बच्चों
90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी। ओके, किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया था तो आप देखना ये वाला प्रॉपर्टीज देखना, यहाँ पे लगाना। इसके बाद देखो इरेज कर दो ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 32 होगा ना। एक वेट की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? बच्चों एक सर्किल में पूछ रहा है कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वेट की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अगर देखा जाए तो एक वेट में कितनी स्पर्श रेखा होगा बताओ? अगर बोलता है एक पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं तब तो 2 होगा, लेकिन अगर सिर्फ बोल रहा है कितनी टेंजेंट बनेंगे तो आप नहीं सिर्फ बनाओ ना, देखो ना इसके तो टेंजेंट ही बनने वाले हैं, बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे और परिमित रूप से क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। क्लियर है ना। और दूसरा एक वेट की कितनी स्पर्श रेखा किसी एक पॉइंट से यदि पूछता तो ऑप्शन कितना होता है? 2। तो यहाँ पे तो मेरे समझ से एक वेट में हम इनफाइनाइट टेंजेंट को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर एक पॉइंट से बोलता है ना बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तो एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ के। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। बोल रहा है वेट के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित किसी बिंदु से, देखो वेट का सेंटर है, इसे 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर एक वेट के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित किसी बिंदु से वेट पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12। इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस दिया है? 12, ठीक है। ये हो गया कितना? 30। बोल रहा है ना कि वेट के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, सेंटर से 13 सेंटीमीटर का पॉइंट है और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। तो हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, ये रेडियस पूछ रहा है OPQ और ये जो है रेडियस। तो OQ बराबर R, तो R बराबर क्या होगा? देखो ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 बराबर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? बी। इसके बाद देखो 34 में इसी तरह का सवाल है, कह रहा है एक बिंदु Q से एक वेट पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। कहने का मतलब कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है Q, यहाँ पे इसका टेंजेंट का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटर से ये कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। फिर से रेडियस पूछ रहा है, सेम टू सेम सवाल है। ये हमसे देखो ये 90 डिग्री है तो OP ले लो आपकी, तो OP बराबर रेडियस बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो देखो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √625 और ये 576 हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 15 में से हो गया 9, 11 में से आ जाएगा 4, तो 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ए। समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इरेज कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि दो सेकेंडरी वेट की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सेकेंडरी वेट करने का मतलब ये सर्कल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? ऐसे दो सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल इसको बोला जाता है कि जिसका सेंटर कॉमन हो, ठीक है। अब बोल रहा है कि वेट की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है वेट की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वेट को स्पर्श करती है। तो देखो छोटे वेट को स्पर्श करने का मतलब ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का जो लेंथ है बड़ा वाला रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और ये वाला देखो छोटा रेडियस है, तो छोटा वाला रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ये O A B और C हमसे AB बराबर पूछ रहा है,
ये जीवा को बोलते हैं कॉर्ड, जीवा को क्या बोलते हैं कॉर्ड। तो स्मॉल सर्किल को ये टेंजेंट क्या है, कॉर्ड है जो कि टच कर रहा है। हमसे ए बी पूछा तो हम पहले एसी निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ओएसी में एसी निकालो तो एसी बराबर ओए स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर 16 बराबर कितना 4। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों 2 into 4, तो 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा, ए। इसके बाद देखो 36 कह रहा है थीटा केंद्रीय कोण r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर देखो ये एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है एरिया ऑफ सेक्टर। याद रखिएगा ये फार्मूला होता है सेक्टर का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखो 37 में क्या है, वेट की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं बच्चों, वेट का जो सर्कल होता है उसका सबसे बड़ा जो जीवा बोले कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर है तो डायमीटर को हम लोग हिंदी में व्यास बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा, सी। समझ रहे हो ना। चलो मैं रेस करता हूँ, इसके बाद लास्ट 4 सवाल को देख लो फिर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग सेट 2 स्टार्ट करेंगे। देखो 37 में बोल रहा है वेट की सबसे बड़ी जीवा क्या होगा। अच्छा अभी 37 ही बताया, ठीक है, ये व्यास डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद 38 में देखो क्या कह रहा है, r त्रिज्या वाले उस वेट की चाप की लंबाई क्या होगी जो थीटा पर, जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। देखो बच्चों हमसे आर्क पूछ रहा है, ये आर्क का लेंथ पूछ रहा है, ये l एंगल थीटा है, रेडियस r है, तो l बराबर होता है बच्चों 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद रखना ये लेंथ निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना, 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ठीक है। याद रखना ये एंगल हो गया कितना, थीटा बाय 360 और 2 पाई r इसका लेंथ हो गया, तो l बराबर हो गया 2 पाई r थीटा अपॉन 360। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 ऑप्शन सी है। कौन सा है, सी। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 38। बच्चों 39 में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वेट के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो जिसका थीटा 60 डिग्री है। थीटा दे दिया है 60 डिग्री और r दे दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लेते हैं, तो पाई का वैल्यू दे दो 22/7, r स्क्वायर 6 गुना 6, थीटा ले लो 60 अपॉन 360, ठीक है ना। तो ये देखो 6 से कट गया, 6 से 6 गया तो 22, 6 दुना 12, 6 दुना 12 13, इतना सेंटीमीटर, तो 132/7। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो लास्ट सवाल देखो 40 नंबर। ठीक 40 नंबर में क्या कह रहा है, घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, ठीक है ना, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों मैदान कैसा होगा, ठीक है, मैदान ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर मैटर नहीं करता। घोड़ा है, एक वर्टेक्स पे यहाँ पे बांध लो और उसका जो रस्सी है गले में वो 7 मीटर लंबा है। तो मीटर लंबा है तो इसका मतलब ये ऐसे घोड़ा चलेगा, तो ये 7 मीटर, तो ये भी कितना है 7 मीटर। तो एंगल कितना बनाएगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री। इसका मतलब ये एरिया निकालना आसान है, ये आपको सेक्टर मिल रहा है। तो एरिया जो हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, पाई r स्क्वायर थीटा। तो पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7 × 7, थीटा हो गया 90/360। तो देखो 7 से 7 गया, 9 चौका 36 चला गया, 2 दूना 4, 2 11 से कट गया, तो 11 से 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 बाय कितना दिया हुआ है, 77/2 सेंटीमीटर की मीटर है, तो मीटर में आएगा। फिर से चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो 7 मीटर लंबी रस्सी है बच्चों, तो ये देखो घोड़ा ऐसे ही ना सरफेस कवर करेगा, तो ऐसे सरफेस कवर करेगा, तो ये तो आपका सेक्टर बना है, तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई हो गया
r हो गया 7 into 7, थीटा हो गया 90 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, तो कटेगा, देखो तो 11, मैं तो सही निकाला हूं, 22/7 पाई r स्क्वायर, 7 into 7, थीटा हो गया 90 अपॉन 360, तो 9 चौका 36, 2 दूना 4, इसको 11 से काट दो, इसको 7 से काट दो, तो 77/2 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है 132, 133, 128, 154, तो यहाँ पे तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिंपल सा सवाल था। ठीक है, तो मेरे समझ से तो यही आंसर होना चाहिए कि घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो देखो 7 मीटर है, तो इस तरह से एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है, तो घोड़ा तो इतना ही एरिया में चलेगा। तो बताओ ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा कि नहीं बनेगा? 7 मीटर लंबी उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा, अच्छा एक चीज और भी है ना, घोड़ा ऐसा हमें नहीं कहा है ना कि ये रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल या स्क्वायर है। मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोच रहा था कि अगर घोड़ा 7 मीटर अगर हम बांधे हैं तो ये तो पूरा में भी तो चढ़ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक चीज का कमी दिया है कि ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है। ठीक है, और आई वाज थिंकिंग अबाउट इट व्हाट ये स्क्वायर या रेक्टेंगल के पॉइंट्स में पता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ओ वेरी सॉरी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होना चाहिए, इसलिए मेरा 77/2 आ रहा था ना, इसका करेक्ट ऑप्शन तो सिंपल ये क्या बना देगा, सर्कल बना देगा। तो सर्कल बना देगा तो एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 into 7 into 7, तो 22 into 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 152, ये ऑप्शन होगा 154, डी ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि एक घोड़ा मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा, ये नहीं कहा कि ये मैदान हमारा स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल। मेरे दिमाग में निगेटिव आ रहा था कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर में, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, वो पूरा सरफेस को क्या करेगा, कवर करेगा। तो आंसर करेक्ट होगा 154। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और मेहनत करो, एक सेट को अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि इसी आधार पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।